आज के हमारे वीडियो की टॉपिक है बैक ईएमएफ, हिंदी में बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। यह गाइस कोई ना कोई टीचर आपसे जरूर पूछ लेगा, पेपर में भी आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो में अंत तक बना रही है। मैं यहाँ पे आज आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि बैक ईएमएफ किस तरीके से कार्य करता है। अगर यह बैक ईएमएफ हमारे मोटर मतलब डीसी मशीन में नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो अभी इसको हम रोकते हैं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। बैक ईएमएफ अगर मोटर वाला इक्वेशंस देखें तो देखिए आपका V इज इक्वल टू क्या होता था, EB प्लस IA होता था। यही है आपका बैक ईएमएफ। क्या है भाई आपका यह बैक ईएमएफ, ठीक है। अब बैक ईएमएफ एक क्षण में देखो यहाँ आर में, अभी देखो पहले ये सोचो, अगर मान लो कुछ सेकंड के लिए बैक ईएमएफ ना हो तो आपका फार्मूला V इज इक्वल टू IA बन जाएगा भाई, बन जाएगा। मतलब V इज इक्वल टू IR, वही ओम का नियम वाला बन जाएगा फार्मूला। अब देखो एक मोटर है भाई, एक मोटर है, उसमें हमारा क्या है 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं बस समझने के लिए। अब देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस, अब देखिए आइए आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारा क्या है, हम मान लेते हैं कि 1 ओम का था, ठीक है। तो आपका IA इज इक्वल टू भैया 12 एम्पियर की आ जाएगी करंट। अब ध्यान दो दोस्त, अगर कोई छोटी सी मोटर डीसी मशीन से है और वह भैया 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, उसमें 12 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी तो भाई आपकी मोटर तो जल जाएगी, धू धू करके, काम खत्म हो गया। समझ रहे हो ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या काम में आता है, यह जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है ना, इसकी वैल्यू दोस्त बहुत कम होती है। एक तो मैंने ले लिया ना, लेकिन अभी जब क्वेश्चंस करोगे तो देखोगे कि RA जो होगा ना, यह 0.015 या 0.25 इस तरीके की वैल्यू में यह मिलता है, बहुत छोटा इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई इसकी वैल्यू समझ लिए कि छोटा होता है। अब समझ आ गया कि अगर भाई इतनी करंट फ्लो होगी तो जल जाएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं भैया एक बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो V से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि अभी देखिए इक्वेशंस की मदद से अगर आप देखिए यहाँ पे IA निकालेंगे तो हो जाएगा क्या फार्मूला, EB माइनस V हो जाएगा अपान में RA हो जाएगा। अब देखिए EB मतलब बैक ईएमएफ, हम मान लेते हैं इस मशीन में यही सब जानकारी इसमें भी है। तो ये 12 वोल्ट मतलब 15 वोल्ट इसका EB है, माइनस 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और अपान में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 3 एम्पियर आ जाएगा, मतलब यह आंसर में होगा आपका। कहने का मतलब कि बैक ईएमएफ आने पे इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, अर्थात मशीन हमारी जो डीसी है वो आसानी से काम कर सकेगी। अब देखो दोस्त 4 गुना ज्यादा है आपका IA, मतलब जो करंट आई थी, लेकिन बैक ईएमएफ आने के 4 गुना कम हो चुकी है, जो कि 3 एम्पियर। तो आप समझ सकते हैं कि बैक ईएमएफ का हमारी डीसी मशीन में कितना ज्यादा रोल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आप यह वाला फार्मूला यूज करेंगे, बैक मतलब अलग अलग मशीन के अलग अलग जो है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब आप देखिए एक एग्जांपल आपको दैनिक जीवन वाला बता रहा हूं। जैसे देख लो, एक कोई मान लो कि एक मतलब लड़का है भाई, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लड़का है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से कर लो भाई, लड़के मतलब बना लो। अब इसके ऊपर भैया देखो, मान लो कि 5 किलो वेट रख रहे हो, तो यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। लेकिन दोस्त क्या मैं कहूं यही बंदा है, यही वाला बंदा है, और यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्या करूंगा 10 किलो रख दूं, ठीक है, 10 केजी का भार रख दूं, तो क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा भाई, यहीं बैठ के गिर के धड़ाम से पड़ जाएगा, कुछ ना हो पाएगा इस बंदे का। तो वही बात है कि भैया हर चीज की एक क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। अब भैया 12 एम्पीयर करंट थोड़ी ही संभाल पाएगा, वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाएगा, मशीन जल जाएगी, पैसा वेस्ट हो जाएगा, मतलब सब कुछ खराब। तो इसी की वजह से बैक ईएमएफ जरूरी है। अब समझ गए क्या होता है, इसीलिए बैक ईएमएफ चाहिए हमें। अब लिखने का क्या तरीका यहां समझ लीजिए। देखिए जब मोटर को विद्युत सप्लाई से हम लोग जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, तो मोटर के मतलब मोटर में क्या होता है, ठीक है, तब मोटर क्या आर्मेचर बल आघूर्ण मतलब टॉर्क के कारण चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तब आर्मेचर चालक जो होता है, आर्मेचर कंडक्टर जो है, वो मेन चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, मेन चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स को काटेगा। अब जब इसको मेन फ्लक्स को काटेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पता होगा कि अगर कोई फ्लक्स मतलब कोई कंडक्टर मेन फ्लक्स से कट रहा है तो भैया उसके मतलब क्या होगा, आर्मेचर में EMF इंड्यूस्ड होगा। आपको पता होगा, कोई भी कंडक्टर ले लें भाई, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मोटर की बात हो रही है, इसलिए मोटर आर्मेचर में EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा गाइस हम क्या करेंगे, प्रयुक्त यानी अप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होती है। इस विपरीत दिशा या प्रभाव के कारण ही इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बोलते हैं। और इसको गाइस हम लोग क्या करते हैं, निम्न सूत्र की मदद से शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं EB इज इक्वल टू V माइनस IA हो जाएगा,
वेयर अगर मैं बात करूं तो EB इज इक्वल टू बैक ईएमएफ है, V इज इक्वल टू प्रयुक्त वोल्टता मतलब कि सप्लाई वोल्टेज या अप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं। IA आपका क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे IA क्या है, आर्मेचर करंट है और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से भाई आपका हो जाएगा विरोधी विद्युत वाहक बल। ज्यादा है कुछ नहीं भाई, इसमें लिखने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और किस तरीके से उपयोग होता है और नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीजें हमने आपको बता दी। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से। हम कोशिश करेंगे कि अभी इसके बाद कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दिया। गाइस आपने तो बैक ईएमएफ देख लिया, अब हम बैक ईएमएफ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपको काफी अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे से और समझ में आ जाएगा ताकि आप न्यूमेरिकल्स भी कर पाएं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन की एक 250 वोल्ट पर डीसी मोटर जो है पूर्ण लोड पर 40 एम्पीयर की करंट लेती है। अभी पता नहीं कि मोटर कौन सी है, मोटर के आर्मेचर तथा शंट क्षेत्र। अब शंट से कंफर्म हो गया भाई कि यह आपका शंट मोटर है, ठीक है, शंट मोटर है आपकी। और आर्मेचर दोनों का रेजिस्टेंस क्रमशः दिया गया है। आर्मेचर का 0.2 है, हमने आपको बताया ना कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो एक ओम हमने लिया था आपको समझाने के लिए। ये ओम 250 ओम, ठीक है, 250 ओम पर पूर्ण लोड पर पश्च यानी बैक, ठीक है, पश्च को यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, बैक, ठीक है, बैक ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखो यार करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रा कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करने का मेरा तात्पर्य यह है कि देखो ये हमारा क्या है, जनरेटर का आर्मेचर इस तरीके से दिखा देते हैं। इधर भाई हम लोग कर लेते हैं इसकी शंट में वाइंडिंग, ठीक है, इस तरीके से कुछ एक देखो एक कुछ इस तरीके से भाई, इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा ना, इधर से हमारी IL करंट आएगी, ठीक है, IL करंट आएगी, इधर IA होता है, इधर ISH होता है, इस तरीके से। इसका रेजिस्टेंस बात करें तो 0.2 दिया गया है, इसका 250 दिया गया है, इस तरीके 250 ओम। और यहाँ से कितना वोल्ट ले रहे हैं भैया, 250 वोल्ट पे लगाई जा रही है। इस तरीके से हमें क्या करना, बैक ईएमएफ निकालना है। तो बैक ईएमएफ का पहले फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला यही होता है ना आपका, क्या होता है, V इज इक्वल टू EB प्लस IA लेकिन हमें बैक ईएमएफ निकालना है तो EB इज इक्वल टू V माइनस IA निकालना होगा। अब देखिए यहीं पे, अब यहाँ पे अगर देखेंगे हमें IA की वैल्यू अभी नहीं पता है, हमें IA निकालना होगा भाई। अब देखो हम IA कैसे निकालेंगे, IA निकालने से पहले हमें देखिए यहाँ से करंट निकालने से पहले हमें ISH निकालना होगा। हम ISH का फार्मूला जानते हैं, वही I इज इक्वल टू V/R वाला ही लगाएंगे, लेकिन शंट के लिए ISH इक्वल टू V अपान में क्या हो जाएगा, RSH हो जाएगा। V की वैल्यू इन्होंने दे रखी है भैया 250, 250। R की वैल्यू कितनी रखी है, ये भी 250 दी रखी है, कट जाएंगे तो भाई 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से ISH आ गया तो आप यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं भैया, IL इज इक्वल टू होता है IA प्लस ISH। देखिए यही तो करंट आ रही थी, दो भागों में बैठी फार्मूला लगा दिया, लेकिन हमें IA निकालना है तो इम्प्लाइज दैट IA इज इक्वल टू IL माइनस ISH। तो आप देखिए IA इज इक्वल टू IL की वैल्यू गाइस कितनी है, आप देख सकते हैं IL की वैल्यू हमारी 40 दी गई थी, माइनस ISH आपकी कितनी 1 दी गई थी। तो गाइस IA इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 39, मतलब 39 एम्पियर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आइएगा। अब भैया जब आपका IA आ गया तो आप EB क्यों निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो फार्मूला रख दीजिए, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए बैक EMF, बैक EMF इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू V माइनस RA हो जाएगा। V की वैल्यू दे रखी है 250 माइनस I की वैल्यू कितनी आ गई भाई, IA की 39 गुणे RA की वैल्यू 0.2 हो गया। इस तरीके से अब क्या करेंगे यार, हम इसको मतलब सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 250 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 कर लेते हैं वैसे ही, 9 दूना 18, कैरी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, और एक स्थान पे 7.8। अब इसमें से भाई हम घटा देंगे तो EB इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 242.2 वोल्ट। ये गाइस आपका आ जाएगा EB, और भैया यही हो जाएंगे आपके आंसर्स जो आपके मेनली होते हैं। तो आपने देखा कि कितने अमेजिंग तरीके से भाई हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। हम यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए यार बड़ा मजेदार होगा। देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया एक मोटर है जिसमें हम 240 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, आर्मेचर का प्रतिरोध इतना दिया है और पूर्ण लोड पर आर्मेचर की जो करंट है वो 32 एम्पियर है, और शून्य लोड पर मतलब नो लोड पर 6 एम्पियर है। तो मोटर में शून्य लोड से पूर्ण लोड में बैक ईएमएफ में कितना परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना है। देखिए कुछ